अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेटा, मुझे कम दिखाई देता है, किंतु तुम तो देख रहे थे, खिचड़ी के बदले भैंस का बांटा खा गए। मां ने आंखों में आंसू भर कहा, मां, जो पदार्थ भैंस नित्य खाती है, क्या मैं उसे एक बार भी नहीं खा सकता? फिर उसमें तो घी था, मुझे वह बेस्वाद नहीं लगा। पुत्र ने उत्तर दिया। उत्तर देने वाले थे सेठ फकीर चंद जी। जोधपुर राज्य में तीवरी नाम का गांव है। सेठ जी वहीं रहते थे। मध्य प्रांत में अच्छा कारोबार था, लाखों की संपत्ति थी, हजारों का लेन देन था। सब तरह से संपन्न एवं समृद्ध होने पर भी सेठ जी धर्म की ओर विशेष झुके हुए थे। दिन रात धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लगे रहते। कारोबार मुनीमों पर छोड़ रखा था। संत समागम तथा शास्त्रों के पढ़ने में ही सारा समय बीतता। धर्म रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती गई। संसार के भोग नीरस प्रतीत होने लगे। दुनियादारी जंजाल दिखने लगी। मन में दीक्षा लेने की भावना जाग उठी। एक दिन उन्होंने अपनी अभिलाषा मां के सामने प्रकट की। भला ममता से भरी हुई माता कैसे अनुमति दे सकती थी? टालने के लिए इतना कह दिया, तुम्हारे चले जाने पर छोटे बच्चों की देखरेख कौन करेगा? जब ये बड़े हो जाएंगे तब देखा जाएगा। सेठ जी माता की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म मानते थे। वह दीक्षा लेने से तो रुक गए, किंतु मन की प्रवृत्ति को न रोक सके। उसी प्रकार विरक्त रहते हुए सारा समय धार्मिक क्रियाओं में बिताने लगे। माता ने सोचा, यदि इन्हें कारोबार में लगा दिया जाए तो संभव है मन बदल जाए। गांव में कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए मन उछटा रहता है। उसने सेठ जी से कहा, बेटा, कुछ दिन शहर में रहकर अपना कारोबार ही देख आओ। सारा काम मुनीमों के भरोसे छोड़कर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। माता की आज्ञा पाते ही सेठ जी ने प्रस्थान कर दिया। वह मध्य प्रांत में अपनी दुकान पर पहुंच गए। नौकरों में धूम मच गई। सेठ जी आए, सेठ जी आए। मुनीमों ने अपना सारा हिसाब तथा बही खाता ठीक किया। उन्हें डर था कि कहीं सेठ जी देखने न लग जाए, किंतु सेठ जी दूसरे ही बही खाते में लीन थे। वह दिन रात आत्मचिंतन में लीन रहते। नौकर पूछते, सरकार, भोजन क्या बनेगा? सेठ जी कोई उत्तर न देते। बहुत पूछने पर कह देते, जो बनेगा खा लूंगा। थाली में कई प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ परोसे जाते, किंतु उनके लिए सब समान थे। जो हाथ में आता उसे ही खा लेते। स्वादिष्ट वस्तुएं रखी रह जाती और नीरस खा ली जाती। जो व्यक्ति आत्मविकास के महामार्ग पर चल पड़ता है, वह सांसारिक भोगों से विचलित नहीं होता। आत्मानंद के सामने वे सभी फीके मालूम पड़ते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कष्ट और विघ्न बाधाएं उस लंबे मार्ग के कांटे हैं तथा भौतिक सुख विश्राम स्थल हैं। जो पथिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे न तो कांटों से डरकर मार्ग छोड़ना चाहिए और न किसी वृक्ष की ठंडी छाया को देखकर अपनी यात्रा को भूल जाना चाहिए। लक्ष्य चलने से ही प्राप्त होगा। मार्ग में विश्रांति के लिए जितना समय लगाया जाएगा, उतना ही लक्ष्य दूर हो जाएगा। सेठ जी अपनी यात्रा में सतत जागरूक थे। वह अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे। दुनियादार जहां पाई पाई का लेखा करते हैं, उस ओर उन्होंने आंखें बंद कर रखी थीं। वह उन वस्तुओं को तुच्छ समझते थे। वस्तु का मूल्य व्यक्ति की भावना पर निर्भर है। मानो तो सब कुछ है, न मानो तो कुछ भी नहीं। मुनीम बही खाता दिखाते। सेठ जी कहते सुनते रहते, किंतु ध्यान दूसरी ओर ही लगा रहता। सुनाओ तो ठीक, न सुनाओ तो ठीक। उनकी कोई और रुचि थी तो वे थी धार्मिक क्रियाएं। भोजन तथा दूसरी बातों में लापरवाही होने से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। माता को मालूम पड़ा तो उसने उन्हें फिर बुला लिया। हमारी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में धनवान और दरिद्र तो थे, किंतु रहन सहन प्रायः सभी का एक सा था। दोनों हाथ से काम करते थे। एक सरीखा खाते और एक सरीखे मोटे वस्त्र पहनते थे। उस समय आर्थिक वैषम्य विशेष महत्व न रखता था। यही कारण है कि उन दिनों मजदूर और पूंजीपति के रूप में दो वर्ग नहीं बने थे। किसी को एक दूसरे के प्रति जलन न थी। सभी परिश्रम करते थे, सभी सुखी थे। रसोई बनाना, पानी भरना, चक्की पीसना, चौका बर्तन तथा घर की सफाई स्त्रियों के मुख्य कार्य थे। उनमें भी धनवान और दरिद्र का कोई प्रश्न न था। चक्की पीसना और पानी भरना उनके लिए आनंद का साधन था। कुएं या जलाशय पर तो प्रतिदिन दोनों समय उनका सम्मेलन सा होता था। सभी घरों की स्त्रियां वहां इकट्ठी होती
और प्रेम संबंध स्थापित करती। फकीर चंद की पत्नी भी प्रतिदिन दोनों समय कुएं पर पानी लेने जाया करती थी। मारवाड़ में सायंकाल का मुख्य भोजन है खिचड़ी। एक दिन सेठानी जी खिचड़ी उतार कर पानी लेने चली गई। पास ही भैंस के लिए बांटा रखा हुआ था। सेठ जी भोजन करने आए। वृद्धा माँ भोजन परोसने लगी। कम दिखाई देने के कारण खिचड़ी के स्थान पर बांटा परोस दिया। सेठ जी खाकर चले गए। सेठानी ने आकर देखा खिचड़ी ज्यों की त्यों पड़ी है। पूछने पर सारी बात मालूम पड़ गई। दूसरे दिन सेठ जी का उपवास था। वह दिन रात उपाश्रय में ही रहे। तीसरे दिन घर आए तो माँ ने कहा, बेटा, बुढ़ापे के कारण मुझे कम दिखाई देता है तो क्या हुआ? तुम्हें तो दिखता था। खिचड़ी के बदले बांटा खा गए। माँ, जो वस्तु भैंस नित्य खाती है, क्या मैं उसे एक दिन भी नहीं खा सकता? फिर उसमें तो तुमने घी डाला था। मुझे तो वह बेस्वाद नहीं लगा। माँ का हृदय धक्सा रह गया। वह नहीं जानती थी कि उसका पुत्र इस दशा तक पहुंच गया है। वह समझ गई कि इसे आत्मविकास से रोकना इस पर अत्याचार करना है। किसी राजा की चित्रशाला में अनेक चित्रकार काम करते थे। उनमें एक बूढ़ा चित्रकार भी था। उसकी कन्या कनक मंजरी अपने पिता के लिए प्रतिदिन घर से भोजन लाती थी। एक दिन वह भोजन लिए आ रही थी कि रास्ते में उसे एक घुड़सवार मिला, जो बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाए लिए जा रहा था। कनक मंजरी घोड़े के नीचे आने से बच गई और बड़ी कठिनता से प्राण बचाकर अपने पिता के पास पहुंची। कनक मंजरी जब चित्रशाला में पहुंची तो उसका पिता शौच गया हुआ था। इस बीच में उसने फर्श पर मोर का एक सुंदर पंख चित्रित कर दिया। राजा चित्रशाला में मौजूद था। उसने दूर से उस पंख को देख उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु उसका हाथ फर्श से टकराया और पंख उठाने का प्रयत्न निष्फल हुआ। कनक मंजरी यह देख रही थी। उसे हंसी आ गई। राजा के पूछने पर उसने कहा, महाराज, 3 पैर से चौकी खड़ी नहीं होती, उसके लिए चौथे पैर की आवश्यकता होती है। भाग्य से चौथे पैर आप मिल गए। राजा ने पूछा, क्या मतलब? कनक मंजरी बोली, महाराज, मैं रास्ते में चली आ रही थी। एक घुड़सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाए आ रहा था। उसे इतनी समझ नहीं थी कि यदि कोई आदमी घोड़े के नीचे आ जाएगा तो क्या होगा। मैं बड़ी कठिनता से यहां तक पहुंच सकी हूं। ये घुड़सवार पहला पैर हुआ। दूसरा पैर है राजा, जिसके यहां कोई कायदा कानून नहीं। उसकी चित्रशाला में अनेक चित्रकार काम करते हैं। एक एक चित्रकार के कुटुंब में बहुत से कमाने वाले लोग हैं, जबकि मेरे पिता के कुटुंब में कमाने वाला अकेला मेरा पिता है। परंतु राजा को इस बात का जरा भी ख्याल नहीं। वह सबको एक सा वेतन देता है। तीसरा पैर है स्वयं मेरा पिता। आमदनी की अपेक्षा उसका व्यय अधिक है, और जब से उसने इस चित्रशाला में काम करना शुरू किया है, उसने अपना पूर्व संचित सब धन खा डाला है। और जब मैं ठंडावासी भोजन लेकर आती हूं तो वह शौच चल देता है। राजा ने पूछा, तुमने मुझे चौथा पैर कैसे कहा? कनक मंजरी बोली, राजन, यह हर कोई सोच सकता है कि फर्श के अंदर मोर का पंख कहां से आएगा। फिर आपने उसे उठाने का प्रयत्न क्यों किया? तुम ठीक कहती हो। यह कहकर राजा अपने भवन में चला गया और कनक मंजरी अपने पिता को भोजन खिलाकर घर लौट गई। अगले दिन राजा ने कनक मंजरी की मंगनी के लिए दूध भेजा। कनक मंजरी के माता पिता ने कहला भेजा कि हम लोग अत्यंत दरिद्र हैं, राजा का स्वागत हम नहीं कर सकते। राजा ने कहलवाया कि आप लोग इसकी चिंता न करें। राजा ने कनक मंजरी का घर धन से भर दिया और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। कनक मंजरी को कहानी कहने का बहुत शौक था और राजा को सुनने का। कनक मंजरी ने कहानी कहना आरंभ किया। किसी लड़की की 3 स्थानों से मंगनी आई। एक जगह की मंगनी लड़की की माता ने, दूसरी जगह की उसके भाई ने, और तीसरी जगह की मंगनी उसके पिता ने ले ली। विवाह की तिथि निश्चित हो गई और तीनों स्थानों से बारात आ पहुंची। दुर्भाग्यवश जिस रात को भांवर पड़ने वाली थी, लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। लड़की के तीनों वरों में से एक वर तो लड़की के साथ ही चिता में जल मरा, दूसरे वर ने अनशन आरंभ कर दिया और तीसरे ने देवी की आराधना कर संजीवन मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र से उसने लड़की तथा उसके वर को पुनः जीवित कर दिया। अब तीनों वर उपस्थित होकर लड़की मांगने लगे। बताइए राजन, तीनों में से वह किसे मिलनी चाहिए? राजा बहुत देर तक सोचने के बाद भी जब संतोषजनक उत्तर न दे सका
तो उसने कनकमंजरी से कहा, तुम ही बताओ। कनकमंजरी ने कहा, रात बहुत हो गई है, इस समय आंखों में नींद भर रही है, कल कहूंगी। दूसरे दिन राजा ने फिर पूछा। कनकमंजरी ने बताया, देखिए, जिसने उस लड़की को जीवन दान दिया वह उसका पिता हुआ, और जो कन्या के साथ जीवित हुआ वह उसका भाई हुआ। अब बाकी रहा तीसरा वर, जिसने अनशन किया था, कन्या उसी को दी जानी चाहिए। कनकमंजरी की कहानी राजा को बहुत पसंद आई। उसने कहा, कोई दूसरी कहानी कहो। कनकमंजरी ने कहा, किसी राजा के भवन में सुनार रानियों के गहने गढ़ते थे। भवन में हमेशा अंधेरा रहता, अतएव वहां मणि और रत्नों द्वारा प्रकाश किया जाता था। एक बार एक सुनार ने दूसरे सुनार से पूछा, इस समय रात है या दिन? उसने उत्तर दिया, रात। कहिए राजन, चंद्र सूर्य के प्रकाश को देखे बिना सुनार ने कैसे जान लिया कि रात है? जब राजा बहुत सोचने पर भी न बता सका तो उसने कनकमंजरी से पूछा। कनकमंजरी ने कहा, अब रात बहुत हो गई है, कल कहूंगी। अगले दिन राजा ने फिर पूछा। कनकमंजरी ने बताया। राजा रात्रि के अंधकार को देखकर सुनार ने बता दिया कि इस समय रात है। राजा ने कनकमंजरी से और कहानी कहने को कहा। वह कहने लगी, किसी राजा ने 2 चोरों को एक संदूक में बंद करके समुद्र में छोड़ दिया। बहते बहते संदूक किनारे पर जाकर लगा। संदूक को देखकर बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए। जब संदूक खोला गया तो उसमें से 2 आदमी निकले। लोगों ने पूछा, तुम लोगों को समुद्र में बहते बहते कितने दिन हो गए? उनमें से एक ने जवाब दिया, यह 4था दिन है। बताइए, संदूका में बैठे आदमी को इस बात का कैसे पता लग गया? जब राजा की कुछ समझ में न आया तो उसने कनकमंजरी से पूछा। उसने कहा, इस समय मुझे नींद आ रही है, कल कहूंगी। अगले दिन कनकमंजरी ने बताया कि उस आदमी को चौथिया ज्वर आता था, इसलिए उसे मालूम हो गया कि 4था दिन है। राजा ने दूसरी कहानी कहने को कहा। कनकमंजरी बोली, 2 सौतें एक दूसरे का विश्वास नहीं करती थीं। एक के पास बहुमूल्य रत्न थे और वह अपनी सौत के डर से उन्हें जगह जगह छिपाती फिरती थी। एक दिन उसने अपने रत्नों को एक घड़े में रख दिया और घड़े को लीप दिया। दूसरी सौत ताड़ गई। उसने मौका पाकर घड़े में से रत्न निकाल लिए और घड़े को उसी तरह लीप कर छोड़ दिया। पहली सौत जब वापस आई तो वह घड़े को देखकर समझ गई कि उसके रत्न चोरी चले गए हैं। बताइए, घड़े को बिना खोले स्त्री ये कैसे जान गई कि उसके रत्न किसी ने चुरा लिए हैं? राजा जब संतोषजनक उत्तर न दे सका तो उसने कनकमंजरी से पूछा। कनकमंजरी ने कहा, रात बहुत हो गई है, कल कहूंगी। अगले दिन उसने बताया, महाराज, वह घड़ा कांच का था, अतएव उसे ऊपर से लीप देने पर भी उसके अंदर की वस्तु दिखलाई देती थी। राजा के आग्रह करने पर कनकमंजरी ने दूसरी कहानी कही। एक बार कोई स्त्री किसी भोज में जा रही थी। उसने एक साहूकार के यहां कुछ रुपये रखकर हाथों के कड़े लिए। कड़ों को उसने अपनी लड़की को पहना दिया। बहुत दिन हो गए, परंतु स्त्री ने साहूकार को कड़े नहीं लौटाए। धीरे धीरे कई बरस बीत गए। जब साहूकार कड़े मांगता, स्त्री कह देती, दूंगी। कुछ समय बाद लड़की सयानी हो गई और उसके हाथों में से कड़ों का निकलना कठिन हो गया। स्त्री ने साहूकार से कहा, सेठ जी, कड़े छोड़ दो, मैं तुम्हें और रुपये दे दूंगी। परंतु साहूकार न माना। उसने कहा, मुझे तो कड़े चाहिए, मैं रुपये नहीं चाहता। स्त्री ने कहा, सेठ जी, हम दूसरे कड़े बनवा कर दे देंगे। परंतु साहूकार ने कहा, नहीं, मैं तो वे ही कड़े लूंगा। कहिए राजन, क्या उपाय किया जाए जिससे उस गरीब स्त्री को छुटकारा मिले? राजा बोला, तुम ही बताओ। कनकमंजरी ने कहा, कल कहूंगी। अगले दिन उसने कहा, यदि साहूकार उन्हीं कड़ों को मांगने पर तुला है तो स्त्री को कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे वही कड़े दूंगी, लेकिन तुम पहले मेरे वही रुपए लाओ। कनकमंजरी ने और भी बहुत सी कहानियां कहीं और वह 6 महीने तक कहानियां कहती रही। राजा कनकमंजरी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे पटरानी बना दिया।